बाजारों के खुलने की तैयारी, पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। देखना होगा कि भारतीय बाजारों में किस तरह का रुझान दिखता है। एसएक्स निफ्टी महज 25 अंकों की तेजी दिखा रहा है। जो हम लगातार बात कर रहे थे कि हमारे अपने ट्रिगर्स बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है और ऐसे में ग्लोबल ट्रिगर्स के चलते शुरुआत पॉजिटिव तो होगी, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी कि आप अदरवाइज देखते मजबूत बाजार में। लेकिन फिर भी हरे निशान के साथ शुरुआत होने के संकेत। लेकिन एशिया में देखिए क्या तेजी बनती हुई दिख रही है। 2% ऊपर निकली, 2.25% इनफैक्ट। और हांगकांग के बाजार में 200 पॉइंट का उछाल है। शंघाई के बाजार भी मजबूत है। एक भी बाजार ऐसा नहीं जो कि आधा % से कम मजबूत हो। तो देखना होगा हम 25 पॉइंट ऊपर खुलते हैं या फिर थोड़ी बेहतर शुरुआत भारतीय बाजारों की होती है। क्रूड के दाम तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। रुपए की चाल पर भी नजर डालेंगे कि वहां पर किस तरह के संकेत मिलते हैं, क्योंकि रुपए में भी हम लगातार देख रहे हैं कि थोड़ी मजबूती बनती हुई दिखी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से उतार चढ़ाव के बीच में। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। प्री ओपनिंग सेशन में 17 अंक ऊपर निफ्टी है। सेंसेक्स 2 अंक नीचे शांत शुरुआत होती हुई दिख रही है। टाटा पावर यहां पर 1% की मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। ओएनजीसी कोई स्टॉक्स ऐसे बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। लीवर 10% नीचे है। एचडीएफसी 6% नीचे है और इन्हीं की वजह से निफ्टी आपको 100 पॉइंट नीचे इस वक्त नजर आएगा। ये 2 स्टॉक एक्शन में। एलएनटी और टीसीएस भी 3% नीचे आपको नजर आएंगे। ये कुछ एक स्टॉक्स एक गैप डाउन टिक्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रुपए में शुरुआत एकदम शांत होती हुई दिखी। कल के लेवल के आसपास ही 1 पैसे के आसपास की मजबूती रुपए में, तो कोई खास बदलाव नहीं करेंसी मार्केट में। ये इस वक्त का रुझान है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राजेश सातपुते और सिद्धार्थ भामरे। और अब बाजार पर फंडामेंटल राय देने के लिए केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेन चौकसी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। देवेन भाई, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। राय आपसे ऑयल एंड गैस स्पेस पर लेना चाहता हूं, जहां पर आप काफी गहरी पकड़ भी रखते हैं। बात की जा रही कि एक नया सब्सिडी शेयरिंग फॉर्मूला सरकार की तरफ से आ सकता है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर है $60 के नीचे अगर क्रूड के दाम रहे तो अपस्ट्रीम कंपनियों को किसी तरह की कोई सब्सिडी वहन नहीं करनी होगी। क्या ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियों के लिए एक बेहद पॉजिटिव खबर होती है अगर सरकार इस फॉर्मूला पर एक्शन ले ले और इसे लागू करे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। इंडीड आई थिंक बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट जब भी ओएनजीसी का ओएफएस लाती है उसके पहले एक बार सब्सिडी की क्लैरिटी दे देगी। एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी राइट, देन आई थिंक ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं जिसको हम बताते हैं कि आई थिंक गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया है कि अपस्ट्रीम कंपनी को सब्सिडी नहीं बेयर करनी पड़े, उसके लिए फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। Which means that I think they are holding the discretionary power that above $60, I think they may probably decide as to how much subsidy will have to be borne by the upstream companies if at all this regulation comes in. मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव है। नंबर्स कैन चेंज बट ये पॉजिटिव मूव है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो चाहता है कि एक बार आप क्लैरिटी दे दे सब्सिडी के ऊपर और फेज वाइज सब्सिडी में से आप कंपनी को बाहर निकाल दें एंड ब्रिंग इट अप टू द मार्केट लेवल्स। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विद पेट्रोल एंड डीजल ऑलरेडी गोइंग ऑन टू द मार्केट लेवल प्राइसेस and now kerosene and LPG I think only remaining in the subsidy list of the government, quite possible that I think government would be in a much better position to manage the subsidy burden going forward. So I think this is clearing the way for even ONGC OFS. I would not be surprised अगले 10 या 15 दिन के अंदर before the budget I think if you find ONGC OFS coming into the market. Okay. तो यहाँ पर ये एक संभावनाएं बनती है और सरकार जिस तरह से एग्रेसिव प्लान कर रही है डाइवेस्टमेंट के लिए, लगता है ये एक्शन हो सकता है। बता दूं आपको कि आज फिर से सीसीए की बैठक है। एनएमडीसी शायद एजेंडा पर हो सकता है 5% का डाइवेस्टमेंट करना चाहती है और हो सकता है आईओसी के डाइवेस्टमेंट पर भी सरकार माफ कीजिएगा एक फैसला ले। देवेन भाई, एक और सवाल इसी स्पेस से जुड़ा हुआ और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए है। क्या लगता है आपको, क्या एक जो बेहतरीन रनअप इन स्टॉक्स में हुआ था, जो अच्छी तेजी दिखी थी, क्या अब उस पर ब्रेक लगना चाहिए? 2-3 रीजंस हैं। एक और क्रूड के दाम फिर से अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रुपए में स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब और ज्यादा कमजोरी के संकेत रुपए में मजबूती के संकेत दिख नहीं रहे। और तीसरा ये कि आईओसी का डाइवेस्टमेंट भी शायद हफ्ते 2 हफ्ते में ही आपके सामने आता हुआ दिखे। हो सकता है आज कैबिनेट की बैठक में उस पर भी फैसला हो। वेल आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके ऊपर अभी सब्सिडी का बर्डन नहीं है। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक दे आर रिलीव फ्रॉम द सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज। और उनके जो मेन 2 प्रोडक्ट है उसके अंदर मार्क टू मार्केट प्राइसेस मिल रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर। सो आई थिंक दे आर रिलेटिवली सेफ। Currently, I think many of the companies which are having petrochemical businesses, वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत fall in the crude oil prices के हिसाब से जो inventory related loss आया था उसका एक problem है, but I think in a quarter I think it will get flushed out of the system. So to a greater extent, I think this is not a negative for downstream companies and oil marketing companies. मेरा ऐसा मानना है कि now the downstream companies will have to work more towards I think improving
they're refining margins and probably I think bring out better performance on the efficiency parameters. If they do that, then certainly I think they deserve better case. As of now, we believe that I think the better choice would be to stay with upstream companies, and even if you must stay with the downstream companies, then I think the stock should be the IOC because of I think some amount of holding that they are having in the upstream and the downstream companies as well as a holding company to a greater extent. So I think that would be a good bet. I think if one wants to take, I think IOC could be a better choice, otherwise upstream companies. देवेंद्र, एक और स्पेस जो नॉर्मली बजट से पहले काफी एक्टिव होती है वो है रेलवे कंपनियां। टेक्समैको के हमने नंबर्स देखे और यहाँ पर इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखा गया इस पर्टिकुलर तिमाही में, लेकिन सवाल यही है कि क्या फिर से आप प्री रेल बजट इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी की पोजीशंस लेने की सलाह देंगे इन द होप कि वैसे भी ये सरकार रेलवेज को वापस ट्रैक पर लाने के लिए काफी अग्रेसिव प्लान्स पहले घोषित कर चुकी है और इस बार भी रेलवे बजट में होपफुली हम काफी बड़े अलॉटमेंट्स और इन्वेस्टमेंट एलोकेशन की बात सुने। अर्षदा, ये जो आई थिंक रेलवे का जो अनफोल्डिंग हो रहा है बिजनेस, आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक इट विल बी अ लार्ज साइज बिजनेस, ह्यूज बिजनेस। मेरे ख्याल से आई थिंक उसके अंदर जो कंपनी के पास क्षमता है डिलीवर करने की, उसके पास आई थिंक बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। Like yesterday I was listening to the commentary of Bharat Forge and they have been very positive about I think for the first time the kind of products that they have started getting from the railways for manufacturing. So I think such a large size company, if they get into this particular space, they may hold relatively better prospect, ऐसा मेरा मानना है। जो मिड साइज या स्मॉल साइज कंपनी जिसके मार्केट कैप ऑलरेडी समय के पहले बढ़ चुके हैं, उनके लिए आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट टू बिल्ड अप द एडिशनल कैपेसिटी एंड ऑल, आई थिंक दे विल रिक्वायर टू कैपिटलाइज द फंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैं नहीं समझता हूँ कि इमीडिएटली मेरे ध्यान में कोई कंपनी ऐसी आ रही है कि जो बार्गेन मिल रही है एज ऑफ नाउ इन द मार्केट, बट स्टिल आई थिंक द स्पेस रिमेन्स इंटरेस्टिंग बिकॉज गवर्नमेंट का जो मूड है, जो हिसाब से डिफेंस और रेलवे के अंदर उन्होंने कंपनीज के डायरेक्शन दिए हैं आई थिंक फॉर एडिंग न्यू कैपेसिटीज, I would remain bullish on this particular space and keenly watch I think some developments in some of the good companies like the one in which I think I talked about, Bharat Forge. So I think there are some of the good opportunities. Even BEML could be I think a good choice to look at. Of course I think depending on the size of the business that goes into, but I think relatively I think a safer company, a bigger company in making as I would call it. So I think such kind of companies can be considered or looked into before I think buying into the portfolio. Do your research. That would be a general statement that I would put across. ओके, तो ये राय आती है इन स्टॉक्स पर, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिख सकता है। भारतीय इंफ्राटेल नतीजे उम्मीद के मुताबिक आते हुए दिखे हैं यहाँ पर, और टेक्निकल चेक आपसे लेना चाहता हूँ। राजेश, क्या करना चाहिए भारतीय इंफ्राटेल के स्टॉक में? अनिल जी, बेहद ही स्ट्रांग चार्ट है। इनफैक्ट हमने रैली देखी थी सितंबर से, जहां पे इसका लो बना था करीबन 130-135 का, वहां से कंटिन्यूअस अपमूव है 388 390। तो मुझे लगता है एज फार एज द पोजिशनल व्यू इज कंसर्न, एक स्लाइटली ओवरबॉट सिचुएशन एंड मे बी देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग इन नियर टर्म। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेडर को मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूँ 350 का, वेर एज द सप्लाई और द रेजिस्टेंस इज समवेयर नियर 390। अगर ये लेवल निकाल दे तो मे बी यहाँ से एक फर्दर अपसाइड आ सकता है, बिकॉज अपसाइड टारगेट थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई। सो अपसाइड रेजिस्टेंस या टारगेट हमें नहीं दिखता है, लेकिन चूंकि स्ट्रेंथ है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश लॉन्ग इनिशिएशन यहाँ पे अवॉइड करिए। चलिए, नई तेजी ना करे भारतीय इंफ्राटेल में। स्टॉक ऑफ कोर्स आज नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। फ्री ओपन सेशन में करीब 1.5% की बढ़त। आज ऑफ कोर्स नजरें भी रहेंगी भारतीय एयरटेल के शेयर पर, जहां पर नंबर्स का इंतजार रहेगा। इंडिया परफॉर्मेंस डिसेंट रह सकती है, लेकिन अफ्रीका बिजनेस क्या और प्रेशर डालेगा वो देखना, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन कौन से दूसरे काउंटर्स है जिसपे आज ट्रेडर्स की नजरें है, क्या फिलहाल ट्रेडिंग कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं? हमारे साथ है पूजा, यही जानकारी लेकर। पूजा जी, खरीदारी देखने को मिल रही है। ज्यादातर जानकार जो है वो आज तेजी करने की राय दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं राकेश बंसल की कॉल के साथ। इन्होंने गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय दी है। इनका मानना है कि 4 से 5 दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने को मिल सकता है और 346 के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और दूसरे कॉल में इन्होंने फार्मा काउंटर सन फार्मा में खरीदारी की राय दी है। यहाँ पे भी इनका मानना है कि अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और 2 से 3 दिन में 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए राजेश सतपुते। गुड मॉर्निंग राजेश, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे?
मॉर्निंग पूजा। देखिए, जो फर्स्ट कॉल रहेगा दैट विल बी बाय कॉल ऑन जैन इरिगेशन। हमने देखा पिछले दिसंबर यानी ऑलमोस्ट एक महीने से ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है करीबन 65-66 के आसपास। परसों के दिन में इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। जो प्राइस पैटर्न है दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न। इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट लेवल आता है 67 का। कल हमने देखा था इसमें एक सबड्यूड मूव आफ्टर अ ब्रेकआउट, तो मुझे लगता है ये नेकलाइन होल्ड कर रहा है, तो 65 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करिए। टेक्निकल टारगेट बनेगा 78 का। सेकंड बैकऑल रहेगा रिलायंस इंफ्रा पे। हमें लगता है कि रिलायंस इंफ्रा में जो अपमूव है और एक शॉर्ट टर्म स्विंग है वो पॉजिटिव हो गया है, और क्योंकि कंसोलिडेशन भी देखा था और कंसोलिडेशन के बाद शार्प अपमूव देखा था। कल हमने लाइट उसमें लॉन्ग लिक्विडेशन देखा, लेकिन मुझे लगता है कि रिलायंस इंफ्रा इस सीरीज में थोड़ा बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 490 गो लॉन्ग, टारगेट विल बी 540। दीज टू कॉल्स विल बी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस। थैंक यू राजेश। आखिरी कॉल है सेमी भौमिक। इन्होंने बीएचईएल में खरीदारी की राय दी। इनका मानना है कि चार्ट्स में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अगले 1 से 2 दिन में एक अच्छा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। 2306 के तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। सारे ही कॉल्स में आज जानकार तेजी करने की राय दे रहे हैं। तो तेजी करने की राय आज आती हुई दिख रही है सारे जानकारों की तरफ से। यहाँ पर साफ तौर पर 3 दिन की गिरावट के बाद एक प्री ओपनिंग सेशन में भी शुरुआत मजबूती के आते दिख रहे हैं। 32 अंकों पर आपको नजर आएगा निफ्टी। सेंसेक्स में 130 अंकों की तेजी बनती हुई दिखेगी। और कहां से आ रहा है ये एक्शन वो बता दूं मैं आपको। पॉजिटिव साइड पर ओएनजीसी टॉप गेनर है 2% ऊपर और केन इंडिया 1.5% ऊपर। ये एक और स्टॉक है जहां पर हम काफी दिनों से एक्शन देखने लगा था। तीसरा या चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब ये स्टॉक मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है। सिद्धार्थ, मौका दिखता है आपको केन इंडिया में या फिर ऑयल एंड गैस स्पेस के किसी और स्टॉक में खरीदारी का? केन इंडिया कल बिगनिंग ऑफ ट्रेडिंग सेशन में हमने कुछ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की है। जी, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक को 260-262 के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड है, बिकॉज इवन इफ क्रूड ऑयल 60 के आसपास भी चला जाता है तो भी यही कंपनियां बहुत प्रेशर में रहेगी। तो अगर क्रूड 50 से 55 बाउंस आता है तो बहुत एक सेंटिमेंटल बाउंस बैक है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस दिख नहीं रही इतनी कुछ खास। तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं होगा ये, अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि इन्वेस्ट करें आप राइट नाउ। बट हाँ, एक ट्रेडर मेरे ख्याल से 260 तक इसमें प्ले कर सकता है। दैट शुड बी इट फॉर दिस स्टॉक मेरे हिसाब से। कुछ मिड कैप कंपनियां जहां पर एक्शन अच्छा खासा आज देखा जा सकता है और नंबर्स का इम्पैक्ट रहेगा। टिमकन इंडिया स्टॉक देखिए, यहाँ पर प्री ओपन सेशन में अच्छी तेजी दिखा रहा है। नंबर्स हमने देखे हैं इस क्वार्टर में काफी अच्छे रहे हैं और शायद उसका पूरा फायदा मिलेगा। चार्ट अगर आपने पढ़ा हो टिमकन इंडिया का राजेश, कितनी और मूव आ सकती है इस काउंटर में? आज के लिए क्या एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है? हर्षदा, मुझे लगता है कि रिजल्ट के चलते और ओवरऑल भी स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव ही है, लेकिन जो सामने इमीडिएट बैरियर दिखता है क्योंकि जो प्राइस पैटर्न है दैट्स अ राइजिंग चैनल फॉर्मेशन और जिसका अपर साइड रेजिस्टेंस बनता है करीबन 574 के आसपास। मुझे लगता है कि आज रिजल्ट के चलते ये जो अपर साइड रेजिस्टेंस है, यू कैन से द शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये एक बार हिट हो जाएगा। लेकिन चूंकि ऑन अ हायर लेवल एक गैप अप हो रहा है तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट एन आइडियल स्टॉक फॉलोइंग रिजल्ट। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। डेफिनेटली चार्ट में स्ट्रेंथ है, लेकिन वेट फॉर ए करेक्शन, वेट फॉर ए डिप। 510, 520 विल बी द आइडियल लेवल जहां पे अगर आपको पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक्स में एंटर करना है तो। ओके, एक और स्पेस देवेन भाई जो कल से एक्शन में आती दिखी है वो है रेलवे शेयरों की, जहां पर अब प्री बजट खरीदारी साफ तौर पर नजर आ रही है और वो आपसे बात हो चुकी है। लेकिन टेक्निकल चेक एक लेना चाहता हूं टेक्स रेल के स्टॉक पर, जहां पर कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे आते हुए दिखे और यहां पर काफी प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखा है। स्टॉक में एक्शन भी काफी दिखा है, मेरे ख्याल से 160 रुपए 167 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? अनिल जी, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट इसमें एक बार मैं चूक गया था 110, 108 के आसपास। आई वाज एक्सपेक्टिंग ए फॉल, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि ओवरऑल रेल स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी है और इसका बेनिफिट टेक्स रेल को भी मिल रहा है। तो लेकिन फ्रेश क्योंकि सीधे मिड कैप काउंटर है, सामने बजट है, रेल बजट भी है, उसके चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करिए, अगर है आपके पास तो आप होल्ड कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 150।
ओके, एफएमसीजी स्पेस, क्या यहाँ पर किसी तरह की लॉन्ग पोजीशंस लेना ठीक रहेगा? सिद्धार्थ, कंसिडरिंग ऊपरी लेवल्स पर हाई बीटा काउंटर्स में काफी प्रेशर आया है, एनीथिंग यू लाइक? अगर बैंकिंग में प्रेशर रहेगा तो मैं आईटीसी इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए बाय करूंगा, अदरवाइज नॉट। एचयूएल नहीं, बिकॉज एचयूएल में हम थोड़ी अब शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए दिख रहे हैं। आईटीसी एक दायरे में है, 380 ऑन द हायर साइड, 350 ऑन द लोअर साइड। अगर बैंकिंग में प्रेशर रहा तो हो सकता है कि आईटीसी पहले ऊपर वाला दायरा यानी कि 380 को टच करने की कोशिश करेगा। इसका पिवोटल पॉइंट अब 360 हो गया है। लास्ट एक्सपायरी भी हम कह रहे थे कि आईटीसी चाहे जो भी हो, लूज सिगरेट सेल के ऊपर जो बैन था उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा और 360 के आसपास ही घूमेगा। तो अभी भी वही व्यू है, लेकिन अगर बैंकिंग में अगर प्रेशर है तो ये 380 की तरफ जा सकता है। तो यही एक एफएमसीजी में ट्रेड होगा। एचयूएल हम बहुत पॉजिटिव नहीं है करंट लेवल से। बिल्कुल। अब बाजारों की खुलने की तैयारी। 130 अंक ऊपर सेंसेक्स है प्री ओपनिंग सेशन में और 32 अंकों की मजबूती निफ्टी में। 8,800 के पास शुरुआत होने के आसार। ऑयल एंड गैस स्पेस से तेजी आती हुई दिख रही है। ओएनजीसी गेल जैसे शेयर मजबूत होंगे। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर बाजार में 110 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 30 अंक ऊपर है निफ्टी। पॉजिटिव शुरुआत। 2.25% का बड़ा उछाल ओएनजीसी में। टाटा पावर 2% ऊपर। केन इंडिया में 1.5% की मजबूती। गेल में 1% की तेजी बनती हुई दिख रही है और सेसा स्टेलाइट कल की मजबूती को आगे बढ़ाता हुआ 1.5% ऊपर है। तो ऑयल एंड गैस ऊपर है, मेटल्स ऊपर है, टाटा स्टील अब 1.5% ऊपर है। तो साफ तौर पर ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी का फायदा मिल रहा है और केन इंडिया में 1% के आसपास की तेजी। आईटीसी 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। सेसा, हिंडाल्को, टिस्को ये सारे शेयर पॉजिटिव है। पावर स्टॉक्स पॉजिटिव है। टाटा पावर में 1.5% की मजबूती है। तो यहां से खरीदारी साफ तौर पर आती हुई दिख रही है। कमजोर क्या है? हीरो मोटोकॉर्प बहुत ज्यादा कट नहीं, लेकिन 2% कमजोर है हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक 1.25% कमजोर है। बीपीसीएल में 1% की कमजोरी। जेएसपीएल ने भी कल बाजार बंद होने के बाद खराब नंबर्स दिए, यहां पर 1% का नुकसान। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर नजर डालें। यहां पर किस तरह का एक्शन है? क्रॉम्पटन ग्रीव्स बड़ा कट दिखाता हुआ 5% का नुकसान, टॉप लूजर। एचपी, बीपीए, आईओसी तीनों ही कमजोर। हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे और जेएसपीएल में नुकसान है। आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक्स में अभी भी कोई खास रेस्पाइट दिख नहीं रहा है। खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक जैसा दिग्गज अब भी कमजोर है। मजबूत क्या है? ओएनजीसी के अलावा जेन इरिगेशन 2% ऊपर है। वोल्टास में 1.25% के आसपास की तेजी है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं यहाँ पर आज। ओएनजीसी अब 3.5% का बड़ा उछाल दिखाता हुआ दिख रहा है। गेल में भी अब देखिए फॉलो अप बाइंग जबरदस्त आती हुई दिख रही है। 1.5-2% गेल मजबूत हो चुका है। तो ओएनजीसी और गेल जैसे दिग्गज कंपनियों के लिए ये नया सब्सिडी शेयरिंग फॉर्मूला काफी पॉजिटिव हो सकता है। कल ये भी चर्चा चल रही थी कि हो सकता है गेल को सब्सिडी शेयरिंग के दायरे से बाहर ही कर दिया जाए और अगर ऐसा होगा तो ये भी स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव होगा। तो ये स्टॉक्स काफी एक्शन में है और साफ तौर पर 100 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स टिका हुआ और 30 अंक ऊपर है निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी पॉजिटिव शुरुआत की है। हर्षदा, कहां नजर है आपकी? अनिल, यहाँ पर भी आप देखिए इंडेक्स मामूली गेंस दिखा रहा है। 35 अंकों का ही इजाफा देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं, नतीजे अच्छे हैं, वहां पर हम देखिए अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। जियोजीत सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 5% के गेंस जैसी खबरें हैं कि राकेश और रेखा झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत बढ़ाई है। 9.22% से 9.9% के आसपास वो लेकर गए हैं और उसका पूरा या 9.5% के आसपास लेकर गए हैं। उसका फायदा जियोजीत के शेयर में मिलता हुआ 4.5 से 5% की तेजी। टिमकन इंडिया नंबर्स अच्छे रहे, स्टॉक देखिए 3% ऊपर है। सुब्रॉस नंबर्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया है। प्रॉफिट में आई है कंपनी पिछले क्वार्टर के लॉस के मुकाबले, तो 2.5% की तेजी बनती हुई। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स मैको आपके लिए हाजिर करेंगे क्योंकि टेक्स रेल के शेयर में हमने देखा आज करीब 2% तक की तेजी देखी गई है। टेक्स मैको के नंबर्स अच्छे रहे हैं और ओवरऑल जैसे हम बात भी कर रहे थे कि रेल बजट से पहले इन रेलवे काउंटर्स में वैसे भी काफी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो इन काउंटर्स में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। सिंटेक्स, पार्सना डेवलपर्स, गुजरात गैस जैसे काउंटर्स है जहां पर 2% के गेन्स देखने को मिले हैं। फर्स्ट सोर्स में अच्छा वॉल्यूम पिकअप है, लगभग 2.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। जेके सीमेंट में अच्छी तेजी बनती हुई करीब 2% का इजाफा इधर भी देखा गया है, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां से निराशा हाथ लगी है नंबर्स के बल पर। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज बेहद कमजोर क्वार्टर, 6% टूटा है काउंटर। डीसीएम श्रीराम खराब परफॉर्मेंस इस तिमाही में, 6.5% की गिरावट इधर भी आती हुई दिखाई दी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे अनिल भी मेंशन कर रहे थे,
हैवी वॉल्यूम पे का 5% नीचे ये काउंटर। टीबीजेड आपके लिए हाजिर करेंगे, मुनाफे में 66% की गिरावट देखी गई है, इसीलिए स्टॉक आज करीब 4% नीचे ट्रेड करता हुआ। दूसरे काउंटर जहां पर सेल साइड की पोजीशन है, फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, यहां पर हमने देखा बिकवाली हावी है। इसके अलावा आज एविएशन काउंटर्स में कुछ दबाव बनता हुआ, जेट एयरवेज में भी बिकवाली का दबाव हावी है और मिड कैप बैंक्स में लिस्ट लंबी है। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे काउंटर्स जहां पर हमने देखा है हैवी सेल साइड की पोजीशंस आती हुई। और आज आप देखिए प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे काउंटर्स है, पटेल इंजीनियरिंग जैसे काउंटर्स हैं जहां पर भी लोगों ने बिकवाली की है। तो मिड कैप्स के लिए इतना कुछ उत्साहित या फिर उत्साहजनक ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आप कह सकते हैं ज्यादा देखी गई है। ओके, तो ये साफ तौर पर संकेत आता हुआ दिख रहा है। गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सस्टेन करने में मुश्किल होती दिख रही है बाजार को। आप देखिए निफ्टी ने हाई क्या बनाया है आज, 8792 ये हाई है निफ्टी का और 876 एट लो है, यानी कि जिनके लो पॉइंट पर फिर से आता हुआ दिख रहा है। शुरुआती मजबूती थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है अक्रॉस द बोर्ड। यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर आपको नजर आएगा ऊपर के लेवल से। 8800 को पार करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं वो पूरी तरह से नतीजों के दम पर ही है और वहीं से यहाँ पर तेजी बनती हुई या मंदी होती हुई नजर आ रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 5% का नुकसान दिखाता हुआ यहाँ पर। सिद्धार्थ, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। 170 के नीचे अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर्स में लगभग 170 के आसपास। क्या करना चाहिए? 5% नीचे है स्टॉक। 161 का एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हम शॉर्टिंग देख रहे हैं अनिल जी, और जिस तरह की इसमें शॉर्टिंग हुई है, ये शॉर्टिंग किसी को 190 से 160 अगर आएगा स्टॉक इसलिए बना रहे, वैसी शॉर्टिंग नहीं है। तो इट इज पॉसिबल कि 160 के आसपास से थोड़ा पॉज ले और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 151 का है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 151 और 151 के आसपास अगर ये आता है तब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की बाय करने की सलाह दूंगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। एज ऑफ नाउ जिसने भी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है और वो क्लियरली दिख रहा है डेटा में, होल्ड करे अपने शॉर्ट पोजीशंस को। ओके, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें क्रॉम्पटन ग्रीव्स। इनफैक्ट JP मॉर्गन ने भी कहा है कि नंबर्स बेहद खराब, स्टॉक आगे और दबाव में रह सकता है। मेटल्स में एक पुल बैक, और देवेंद्र मैं आप ही की राय इस पर लेना चाहूंगी। जहां पर JSPL के नंबर्स खराब हैं, उस स्टॉक में दबाव एक्सपेक्टेड था, लेकिन सेसा, स्टरलाइट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, क्या इन काउंटर्स में आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है इतनी भारी गिरावट के बाद जो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखी इन स्टॉक्स में, कमोडिटी प्राइसेस नीचे फिसलने के चलते? मेरे ख्याल से जो डाउनफॉल था मेटल कमोडिटी प्राइसेस के अंदर काफी हद तक एरेस हो चुका है। व्हेन आई लुक एट दी कैश मार्केट ऑफ मेटल्स, बेसिकली आई फाइंड दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ दी बायर्स आर बाइंग एट अ लोअर लेवल्स at current prices. So I think it is suggesting that already I think the metal के अंदर downfall arrest हो चुका है. Should that be the case, along with the fall in the crude oil prices, metal commodity company के लिए 2 गुना benefit हो जाएगा. एक तरफ उनकी cost of production कम होती है और दूसरी तरफ metal prices stabilize होना शुरू होते हैं. तो I think it would be the benefit coming into many companies. Yes, I believe that I think many of the metal companies are possibly entering into a cyclical upswing, or maybe I think they are waiting for another 3 months to get the confirmation for validating this particular viewpoint. But my reading says that I think many of the metal companies would have entered into the cyclical upswings. So certainly we like few companies within this space, I think, for investment purpose, and I think believe that I think it's an opportunity for those who want to consider buying into the metal space for investment portfolios. Okay. एक स्टॉक TBZ, इस पर राय लेना चाहता हूं आपकी राजेश। तकनीकी तौर पर 5.5% का कट आ गया इसमें, नतीजे खराब रहे इसके और अब मार पड़ती हुई दिख रही है। इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहां दिख रहे हैं? अनिल जी, TBZ में इनफैक्ट एक बड़ा दायरा है, उस दायरे में एक्यूमुलेशन दिखता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखता है। दायरा है, ट्रेडिंग रेंज है 160 ऑन द लोअर साइड, जहां पे टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था, और जो सप्लाई पॉइंट है दैट इज समवेयर नियर 185-186 लेवल। मुझे लगता है ये जो सेक्टर है इसमें टाइटन इज वन सेक्टर की वन काउंटर जहां पे ज्यादा मोमेंटम जो है और यू कैन से जो बायस है वो ज्यादा पॉजिटिव लगता है। मुझे लगता है इस सीरीज में टाइटन को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। टाइटन में मोमेंटम है जो वो पॉजिटिव रहेगा। टाइटन बाय लिस्ट में है हमारे, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ऑन ए पोजिशनल बेसिस दैट विल बी समवेयर नियर 410। 430-35 के
आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। अपसाइड में मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से 8 to 10% का एक शार्प अप आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में टाइटन विल बी माय फर्स्ट पिक। ओके, लेकिन TBZ की जो हम बात कर रहे थे वहां पर स्टॉक और भी नीचे फिसला है उन नंबर्स के बाद। सिद्धार्थ, बैंकिंग काउंटर्स और मैं मिड कैप बैंक्स में वायदे बाजार की पोजीशंस देख रही हूँ। कैनरा बैंक, ICICI, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब में बिकवाली हावी है। अगर एक बैंक आपने इस समय शॉर्ट करना हो, क्या रहेगा वो? एक्सिस बैंक। इसमें हमने देखा है कि बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है और एक टेक्निकल फॉर्मेशन हुआ है कल स्टॉक में, डार्क क्लाउड कवर जिसे हम कहते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड देन फ्रेश फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट पोजीशन मुझे लग रहा है कि इसमें हो सकते हैं। हालांकि स्टॉक ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। 620, 625 से जिस तरह से इसमें कल के सेशन में फॉल आया है और जिस तरह से पोजीशंस बनी, मुझे क्लियरली लग रहा है कि इसमें फर्दर डाउनसाइड क्वाइट लाइकली है। मेरी टेक्निकल टीम ने भी इसमें सेल कॉल जनरेट किया है। 557, 560 के आसपास के टारगेट है इसमें एक्सिस बैंक में। येस बैंक भी हमने शॉर्ट की सलाह दी है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं हायर लेवल से, लेकिन और करेक्शन की उम्मीद बाकी है। जहां तक ICICI बैंक का सवाल है, ICICI बैंक लास्ट एक साल में हमेशा 89 EMA के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है और ये बहुत ही नजदीक है अभी उस लेवल के आसपास। 340, 335 के आसपास इसको सपोर्ट है 89 EMA का। लेकिन जिस तरह की शॉर्ट पोजीशंस कल बनी है अर्शदा, लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखो तो ज्यादातर सबका ध्यान कैश मार्केट में FIs ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने क्या किया, उसके ऊपर रहता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में इन लोगों ने बहुत शॉर्टिंग की है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में और सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी है स्टॉक्स में अगर कोई है तो ICICI बैंक में। तो मुझे लगता है कि इस बार ICICI बैंक 89 EMA को सपोर्ट नहीं मानेगा और उसके नीचे जाएगा। और अगेन आई वुड सजेस्ट कि जिसकी भी शॉर्ट पोजीशन है ICICI बैंक में वो होल्ड करे और बॉटम फिशिंग ना करे अभी ICICI बैंक में। ओके, देवेन, इनफैक्ट PSU बैंक्स ही बाजार को नीचे खींचते हुए दिखाई दिए हैं पिछले 2-3 सेशंस में। PNB के बेहद खराब नंबर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा की एसेट क्वालिटी खराब होती हुई और ऑफ कोर्स बाकी बैंक्स में भी हमने यही कंसर्न्स देखे हैं। क्या इस समय एक बिकवाली का निर्णय लेना ठीक रहेगा इन तमाम बैंक्स में अगर किसी की पोजीशंस है, PNB, BOB एंड परहैप्स SBI इवन? Not sure, Harshada, whether I think one could go short and one could sell these stocks on the portfolio. मैं मानता हूँ कि काफी हद तक I think the numbers reported on the non-performing asset front I think has been somewhat concerning. But मेरा ऐसा मानना है कि I think NPAs are not necessarily I think the trouble I think as far as the bank balance sheet is concerned. According to me, I think the improvement in the economic condition can easily reverse and reverse faster. I think, in fact, I think some of the NPA numbers which have been accounted in this quarter or the earlier quarters. So I would rather see the improvements taking place. Maybe in some accounts, I think they have provided additional amount of money. But if some, I think, improvements are happening, which I believe distinctly happening in the economy, then in such situation, I think some of the PSU banks may start showing better performance at the bottom line. I would relatively stay put from selling any stocks at this point of time. Maybe I think I would wait for buying once I think the pain is over in this country. Can consider buying some of these stocks into the portfolio at lower levels. Okay. तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। राजेश, सिद्धार्थ और देवेन, आपका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालकर आज सुबह सारे स्टॉक्स और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार फिसलते दिख रहे हैं। सिर्फ 25 अंकों की मजबूती बची है। सेंसेक्स में निफ्टी महज 10 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स भी एकदम फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। तो बिकवाली के आंकड़े जो दिखे हैं पिछले 3 दिनों के FIs के, वो थोड़े से बाजार पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का फायदा हम बहुत ज्यादा उठा नहीं पा रहे हैं इस वक्त। ये संकेत आता हुआ भारतीय बाजारों का। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे बाजार के आगे के डायरेक्शन पर। हमारे साथ बाजार के जाने वाले एक्सपर्ट गुलटेक चंदन जुड़ेंगे। आप भी बने रहिए। काफी इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है बाजार में। वोलेटाइल ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और जैसे ही ऊपर जाते हैं थोड़ी बिकवाली का प्रेशर बनता है और जैसे फ्लैट होने की कोशिश होती है बाजार की, फिर से खरीदारी भी लौटती आती दिख रही है। 85 अंक ऊपर अब हो चुका है सेंसेक्स।
निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती है और फोकस दिग्गजों पर है। शायद डायरेक्शन वहां से ही दिखे क्योंकि मिड कैप इंडेक्स को देखिए एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 700 शेयर मजबूत है, 450 शेयर कमजोर है। स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी एक बार नजर डाल दे, वहां पर किस तरह का रुझान है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ने गिरने वाले शेयरों की तादाद सुबह सुबह तो जनरली हमेशा आप बेहतर देखते हैं, आज भी वैसी ही है इस वक्त। तो ये है इस वक्त का रुझान बाजार का, थोड़ा पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ। लेकिन पिछले 3 सेशन से हम थोड़ा कमजोरी का रुझान देख रहे हैं बाजार में। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, और जबकि ग्लोबल मार्केट्स लगातार 2 दिनों से तो अच्छी खासी तेजी के मूड में अमेरिकी बाजार। तो क्या वजह है कि एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं, और इस बिकवाली में जो कुछ कमजोरी हुई है क्या फायदा उठाएं, खरीदारी करें, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और लंबे समय से बाजार के बुल गुलटेक चंदानी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार जी। अब तक तो जितने करेक्शन देखे थे, पिछले 3-4 करेक्शन सारे ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई चिंता, ग्रीस में, कहीं यूरोप में उसकी वजह से, कहीं चाइना में उसकी वजह से आते थे। पहली बार हमें करेक्शन हमारी वजह से दिख रहे हैं। तो क्या ये करेक्शन दूसरे करेक्शन से अलग तौर पर देखना चाहिए? क्या लंबा हो सकता है, या क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त बाजार पर? नहीं, लंबा तो नहीं होगा। ज्यादा में ज्यादा मार्च 8, 9, 10 तारीख तक चल गया तो चल गया, उस बजट के आगे पीछे। फिर बाद में तो यहां से मार्केट विल मूव अप ओनली। मेरा ये मानना है कि ड्यूरिंग दिस मंथ बी अ लिटिल केयरफुल, बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट है फॉर द कंट्री। एंड एज यू नो अनिल जी, एफआईज और डोमेस्टिक दोनों सेल कर रहे हैं, सबकी प्रॉफिट बुकिंग चालू है, और रोज कोई ना कोई कारण बना लेते हैं। किसी का नंबर खराब आ जाता है, कभी रेट कट नहीं आता है, कभी और कुछ नहीं होता है, उसको नेगेटिव बना के रखा हुआ है। वैसे मेरे मन में एक ही महीने की खाली नेगेटिविटी है, और मैं ये महीना यूटिलाइज करूंगा टू बिल्ड अप सम सिलेक्ट शेयर्स, ऑल्दो आई वुड लाइक द प्राइस फॉल टू हैपन, बिकॉज सब हर भाव में ऊपर के भाव में लेना जरूरी नहीं है। गुल, फिर ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि मार्केट बहुत आसानी से हैंडल कर लेगा अगर यहां से और 5% की गिरावट भी देखने को मिलती है, 5 से 10% की गिरावट भी देखने को मिलती है? मैडम, बात ऐसी होती है कि बोलने के लिए तो 5-10% बहुत इजी होता है मार्केट में गिरावट, बट स्टॉक्स में तो 25-30-40% निकल जाता है। उसमें से फिर एट द रिटेल लेवल जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो अनफॉर्चुनेटली एग्जिट कर जाता है, और उसको यही समझना जरूरी है कि ये जो सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हुई है, आई थिंक वी आर लकी टू हैव गुड गवर्नमेंट, एंड पर्टिकुलरली मिस्टर मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर. इट इज द नेशंस लक, and the work which is going on in Delhi is brilliant. And even if Delhi, as they are saying, if BJP loses, it doesn't really matter, because there are so many states which are ruled by other parties, and in due time everybody will realize that one or two situations don't make a difference to the overall theme, because at the center the policies which he is following, and even in Maharashtra you are seeing what the chief minister is trying to do, is altogether very different from what you and I have seen in the last so many years. I mean, since freedom we are seeing very aggressive changes coming. So I have full faith in this government, and inshallah if there are more policies in the budget, then obviously market will take cognizance. But this month utilize it to collect shares. If there's a correction in the market, don't chase the prices. It's better to buy at the prices which you determine and understand the underlying businesses rather than trying to understand the prices. तो इंतजार करें। तो इस बार जो गुल सर आप कह रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे दिख रही है कि करेक्शन जो होगा शायद मार्च 9-10 या यूं कहें कि मार्च 1st या 2nd वीक तक रह सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि बजट के पहले या बजट के बाद में एक फॉल आप देख रहे हैं, और क्या ये कह रहे हैं कि प्री बजट रैली बनने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है इस बार? इसका क्या मतलब निकाला जाए? या फिर आप ये कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा लंबा टाइम वाइज करेक्शन होगा, क्योंकि अब तक हमने देखा है 2 हफ्ते से ज्यादा का करेक्शन कभी हुआ नहीं है जब से तेजी शुरू हुई है। तो क्या इस बार 4-6 हफ्तों का करेक्शन दिख रहा है आपको? मेरा ये मानना है कि जो भी एक्सपेक्टेशन थी बजट से बहुत ज्यादा है, और मेरा ये मानना है कि एक फियर भी आएगा लोगों में, क्योंकि इवन लास्ट ईयर आपने देखा इंडियन मार्केट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, और दिस ईयर अप टिल नाउ इन द फर्स्ट one and a quarter month, if you like to say that,
India has been outperforming everything, including the currency has been very stable. So by definition, some people will take profits as is visible now. Even domestics will try to take profits. But जो long-term investors हैं, like HNIs and retail investors, who understand हमारी country को जो बेहतर समझते हैं, वो आके definitely निवेश करेंगे. But मेरे को ये एक चीज बहुत clear दिख रही है कि ये महीने में थोड़ा सा deep cuts आ सकते हैं. I cannot predict how deep a cut it is, but look, when you have a cut, obviously everybody gets nervous. So then everybody steps aside, and then markets kind of go down. Markets don't go down because so there are sellers. Market goes down because the buyers are less. So that's an old story which is there in the market. So you have to be a little careful and then take a call on all these things. पर एक ही महीने की बात हो रही है, उसमें भी 29 दिन ही है, शायद 28 या 29. गुल, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाजार में कुछ लोग एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली करने के लिए, लेकिन एक फैक्ट है नंबर्स इतने एक्साइटिंग नहीं रहे हैं. इंडिया इंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है. कितना टाइम आपको लगेगा कि वाकई में कॉर्पोरेट इंडिया के नतीजे भी बेहतर हो और फिर वो बुलिश ट्रेंड और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे? क्योंकि इस तिमाही के नंबर्स, चाहे वो पीएसयू बैंक्स देखे, एसेट क्वालिटी खराब, दूसरी कंपनियां फॉर एन एग्जाम्पल हीरो मोटोकॉर्प, भले ही सेंटिमेंट कंज्यूमर का बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. तो कितने खराब क्वार्टर्स इंडिया इंक पेश करेगा और वो बाजार कैसे फिर उस पर रिएक्ट और कितनी जल्दी पहले रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा? I think in the third quarter, Indian companies आपको दिखेंगी बेहतर परफॉर्म करते हुए. मार्केट ने तो वैसे ही बेहतर परफॉर्म कर दिया है, और अगर आपको और भी ज्यादा तेजी चाहिए तो आपके मुंह में गन्ने का खेत और पूरे घी शक्कर पूरा. बट मेरा ये मानना है कि दैट कॉर्पोरेट इंडिया विल स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम the third quarter of this year, which the first quarter obviously is pretty much going to get over by the time budget is out of the way. And after that, the second quarter, people will grapple with things. But the real thing is that investments on the ground, I think that the government has to kickstart it. And we'll have to see what kind of policies, because there's a lot of hope on ease of doing business, pinned on this budget. And this is the first full budget which Modi government will give. And the way it looks to me, I think, the simplification of tax, no tax terrorism, going slow on MAT, going slow on GAR, all these are extremely positive, but we have to see it in print. Then passing those ordinances and making them into bills, these are things which every investor would like to see, for sure. But be that as it may, India is a place where everybody is trying to come in now. I'm talking about businesses, I'm not talking about stock prices. And if new businesses come in and new money comes in to set up businesses, I think that's where the game is. And I mean, if you follow that, then I think there's a lot of money to be made, not only necessarily only in this year, but over the next 2-3 years, and keep an eye on the monsoon as well. लेकिन गुल सर, एक नई बात जो आपने आज यहाँ पर बताई वो ये कि जनरली हम कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, तो शक्कर की जगह आप कह रहे हैं कि पूरे का पूरा गन्ने का खेत. यानी कि अच्छी तेजी अगर बाजार में हो तो शायद सबके लिए बेहतर होगा. लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये तेजी होगी तो कहाँ होगी, किन सेक्टर्स में होगी, किन स्टॉक्स में होगी, और उसका फायदा आप कैसे उठाएं, इन सब पर चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले जाने के पहले एक बार ब्रेक में बता दूं आपको कि बाजार में अब थोड़ा करेक्शन आता दिख रहा है. मिड कैप शेयरों में अब लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं. वोलेटाइल ट्रेड आज सुबह शुरुआती आधे घंटे में. ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे. गुलटेक चंदानी हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए. और यहाँ पर बाजार एकदम शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं. वोलेटाइल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है. हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट गुलटेक चंदानी. एक बड़ी इवेंट जो अब बाजार के सामने है, 7 फरवरी को इलेक्शन है इस वीकेंड पर, और उसके बाद 10 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के नतीजे आते हुए दिखेंगे. जो पोल्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद मामला थोड़ा टक्कर का है या फिर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है. कितना इम्पैक्ट ये बाजार पर डाल सकते हैं अगर नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आते तो? और क्या ये बाजार में जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस पिछले 2-3 दिनों में दिख रही है, आज भी है, क्या उसके पीछे इन रिजल्ट्स पर भी नजर है? क्या ये भी एक वजह है?
नहीं अनिल जी, पहली बात तो आपने देखा था जब मई में इलेक्शंस, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शंस हुई थी, तब किसी ने ये नहीं बताया था कि यूपी में बीजेपी को 73 सीट्स मिलेगी, ना ही किसी ने बोला था कि इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। सो पोल्स आर गुड, दे गिव यू अ डायरेक्शन, बट लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। और अगर एक स्टेट चला भी गया, ये तो यूनियन टेरिटरी है, इसमें वैसे भी कोई एक खाली एक यू कैन एट्रीब्यूट इट टू अ वेरी वेरी सेंटिमेंटल रीजन के मेन सिटी है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट है, वहां नहीं जीत पाए, क्या हो गया, क्यों हो गया। ये तो इलेक्शन है, और अगर पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट मिस्टर मोदी कांट डिलीवर, देन यू आर अ बिग प्रॉब्लम। सो मेरा ये मानना है कि दिल्ली में लोगों की सब बात समझ में आ जाएगी और उनको भी दिखेगा कि ग्रोथ के साथ ही जाना चाहिए, और शायद बीजेपी जीत भी जाए और ना भी जीते तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। गुल, क्योंकि आप लार्जली बायस तेजी का ही रख रहे हैं इस समय, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अगर इस समय आपको कोई ऐसा सेक्टर दिखाई दे रहा है जो यहां से आगे जब भी वो रैली फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे, जो आप पोस्ट मार्च की बात कर रहे हैं, विद ऑल द पॉजिटिव्स जो बजट लेकर आएगा, वो क्या रह सकता है? क्या फाइनेंशियल्स में उतना भरोसा रखना ठीक होगा आगे भी? Financials are a core of your portfolio. Pharma, which people call it defensive, but both generics and growth in India, जिससे गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम सबको हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो एलोपैथिक हो या चाहे वो आयुर्वेदिक हो, ग्रोथ तो होने वाला ही है। सो वन इज दैट, सेकंड इज योर, आई बिलीव वेरी वेरी स्ट्रांगली इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो उसमें एक दूसरा जो कोर है वो एफएमसीजी है। एफएमसीजी में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा, और इनके जितनी भी कंपनियां हैं, द वंस विच आई हैव इन्वेस्टेड इन, उन सबके आरओसी आरओई आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक एनी अदर बिजनेस कैन कंसिस्टेंटली मैच दैट। सो यू हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इसमें आप शेयर्स अगर ले सकते हैं तो लीजिए, पर हर एवरी ईयर मत देखिए इनको, कम से कम 10-20 साल के लिए इनको पोर्टफोलियो में रखिए। दे आर एक्चुअली वेल्थ क्रिएटर्स, एंड होपफुली एट सम पॉइंट इन टाइम we will see infra also taking shape. Banking, pharma, IT, FMCG, these are all, pretty much in the portfolio. You want some infra, except for the one or two top companies which names we want to also focus on some smaller companies as soon as their balance sheets start improving. And if the balance sheets improve, obviously you can put some money into them. So these are 4 or 5 things. Autos, I think they are also coupled with the rate sensitives, we like banks. All these things will go well, and you saw the numbers of autos which came out. They are all very good. So I would say that these are all medium to long term bets. Obviously, till the time the rate cycle is facing downwards and moving southwards, you can bet on all the rate sensitives, and then after that we'll see when to take a call on to change it. ओके, तो ये राय थी इन सारे स्टॉक सेक्टर्स पर, बाजार पर। गुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय धन्यवाद शेयर करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, और इस बीच बाजार यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 अंक ऊपर, सेंसेक्स 10 अंक ऊपर है। मिड कैप शेयरों में प्रेशर थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, 1/4% का नुकसान यहाँ पर आपको अब देखने को मिलेगा। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फोकस हमारा हमेशा की तरह बजट पर और बजट से क्या उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। हमारे साथ देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव तलवार जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या चाहता है उनका सेक्टर इस बजट से, वित्त मंत्री से, इस ब्रेक के बाद। और अब वक्त है हमारी खास सीरीज का बजट एक्सपेक्टेशंस। और बजट को लेकर सरकार में हलचल तेज हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि इस बार का बजट सरकार के बिग एजेंडा मेक इन इंडिया को फोकस में रखकर बनाया जाएगा, लिहाजा
हम भी इसी थीम को पकड़कर बजट के लिए इंडस्ट्री की विश लिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं और रोज इसी वक्त पहला सौदा में हमारे साथ होते हैं इंडस्ट्री के वो दिग्गज जिनकी उम्मीदों और सुझावों पर वित्त मंत्री भी काफी गौर करते हैं और अपने बजट में उनके प्रस्तावों को शामिल करते हैं। इस खास सीरीज में आज हमारे साथ है देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF के ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव तलवार साहब। तलवार साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगला बड़ा इवेंट बजट है, आपको क्या लगता है इस बजट में रिफॉर्म्स के लिहाज से क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे? मेरी पूरी आशा है कि इस आने वाले बजट में जो कि पहला बजट होगा इस सरकार के आने के बाद, क्योंकि पहला बजट जो था वो लास्ट ईयर के बजट के एवज में दिया गया था, तो ये एक पहला बजट होगा जिसमें कि सरकार ये दिशा निर्देश दिखाएंगी कि भाई क्या क्या आगे संभव हो सकता है आने वाले 5 या 10 वर्षों में। तो इसलिए जो बड़े रिफॉर्म्स हैं वो तो किए ही जाएंगे, पर अगर कुछ मात्रा में कम रहे तो जरूर एक संकेत दिया जाएगा कि आने वाले वर्षों में हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं सरकार से और किस दिशा में जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, उसमें क्या कदम उठाए जाएंगे कि हम लोग वो पा सकें। तलवार साहब, लेकिन जो सबसे बड़ा अचीवमेंट पिछले बजट का था वो रीट्स था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर एक विजन सरकार ने तैयार किया और उसके बाद काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पूरी इंडस्ट्री में आया था। लेकिन अभी आप देखें 9-10 महीनों बाद उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ और क्लैरिटी इस बारी बजट में आएगी तो वाकई में वो हम बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते देखेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वित्त मंत्री साहब ने पिछले साल एक जो बहुत बड़ा रिफॉर्म जो रखा था और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था वो थे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें विदेशी निवेश ही नहीं, पर इसमें जो हमारे नागरिक हैं, जो साधारण नागरिक हैं, जो कि कुछ महंगी प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते, तो उनको निवेश करने का चांस मिलता है कि जैसे यूनिट ट्रस्ट में था कि यूनिट्स ले सकते हैं, उसी तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी साधारण व्यक्ति जो है, जो आम सिटीजन है, वो भी निवेश कर सकता है और यूनिट्स ले सकता है। और ये उन इमारतों में होते हैं जो कि ऑलरेडी किराए पे हों, तो इससे जो उनकी आमदनी भी है जो सिटीजन्स की, वो भी निश्चित रहती है। लास्ट ईयर जो पिछले गत वर्ष में जो बजट में अनाउंसमेंट हुई थी रीट्स के बारे में, उसमें कहा था कि हम लोग पास थ्रू टैक्सेशन के प्रावधान करेंगे। वो शायद नहीं हो पाए, तो इसलिए सेबी हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, और अब वित्त मंत्रालय उन पे देख रहा है, उन पे नजर डाल रहा है कि क्या क्या करना जरूरी है। जो 2-3 मुद्दे बहुत इसमें अहम लगते हैं वो है, एक कि जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो इस पे ना लादा जाए, दूसरा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो भी उससे इसको वंचित किया जाए, और तीसरी चीज की जो स्टेट्स हैं जहां पे ये इमारतें हैं और जो कि रेंट पे लगी हुई हैं और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में शामिल की जाएंगी, उन पे जो ट्रांसफर ड्यूटी या स्टैंप ड्यूटी लगती है नहीं की जाए। बिल्कुल, तो ये तलवार साहब, ये तो रीट से रिलेटेड टैक्सेशन बेनिफिट्स की बात हुई, लेकिन इसके अलावा आपके सेक्टर को लेकर आपके सेक्टर की और क्या उम्मीदें हैं बजट से? जो हमारी इंडस्ट्री की तरफ से जो आवश्यकताएं सरकार को बताई गई हैं, सबसे अहम तो है कि जो खरीदार है, जो एक नागरिक है, उसको राहत मिलनी चाहिए। एक तरीका हो सकता है कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो कि एनडीए की सरकार में, भूतपूर्व सरकार में 6% तक गिर गए थे, अब वो बढ़कर 11 से 12% हो चुके हैं, तो वो कम हो सकते हैं, पर वो एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कम होंगे कि नहीं। पर जो सरकार बजट में कर सकती है, पिछले वर्ष वित्त मंत्री साहब ने एक बहुत ऐतिहासिक कदम में 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया था, जो एग्जेम्पशन मिलता है अगर आप लोन लेके उसको रीपे करें, इंटरेस्ट रीपे करें। क्योंकि घर 40 से 50 लाख तक हो गए हैं और 20 लाख से लेके 50 लाख तक ही अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध है शहरों में, तो यही मांग की गई है कि अगर कोई व्यक्ति 40 लाख का लोन भी लेता है तो उसका जो निवेश, उसका जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है वो करीबन 4.5 से 5 लाख प्रति वर्ष हो सकता है। तो इसलिए ये रकम बढ़ा के जो 2
लाख तक अभी एग्जेम्प्टेड है, उसको 5 लाख किया जाए। दूसरी चीज कि अभी ये प्रावधान है कि अगर आप एक घर बेचें और अपने बच्चों को कोई और घर देना चाहें तो उसकी एवज में सिर्फ एक घर ही ले सकते हैं। हम लोगों की ये मांग है कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को फायदा करने के लिए और पुराने घरों को बेच के नए घरों में निवेश करने के लिए जो भी रकम आपको उपलब्ध होती है किसी व्यक्ति को अपना एक घर बेच के, उसकी जगह बेशक वो 1 या 2 या 3 घर ले सके तो वो अलाउड होना चाहिए। तीसरी चीज जो हम लोगों ने मांग की है वो आपने बड़ी अच्छी तरह कही कि रीट्स के ऊपर क्या क्या अभी पाबंदियां हैं जो कि रिहा की जाएं। और चौथी चीज ये थी कि जो आपके SEZ अनाउंस हुए थे, सरकार ने कहा है कि हम इनको फिर से जीवित करना चाहते हैं। और एक कारण जो उनके जो डिक्लाइन का था कि जब 2005-2006 में सरकार ने ऐसी की स्कीम अनाउंस की थी तो उसमें कहा था कि कहीं राहत आपको मैट पे या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे 10 वर्षों के लिए दी जाएंगी, पर केवल 5 वर्षों के बाद ही उनको विड्रॉ कर लिया गया। तो ये मांग है इंडस्ट्री की कि अगर उसको फिर से जीवित किया जाए और एक सनसेट क्लॉज में जो 5 वर्ष विड्रॉ किए गए थे उनको 5 वर्ष के लिए और दिया जाए, तो शायद जो हमारे SEZs हैं जो कि रियल एस्टेट को फायदा करते हैं, एक्सपोर्ट्स को फायदा करते हैं और एम्प्लॉयमेंट को फायदा करते हैं, शायद वो फिर से जीवित हो जाए और फिर से प्रचलित हो जाए। यानी कि लिस्ट काफी लंबी है। शुक्रिया तलवार साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन रियल एस्टेट को बढ़ावा मिले उस पर सरकार का जोर रहेगा, लेकिन कंज्यूमर्स को भी कितना टैक्स बेनिफिट मिले उस पर भी मांगे काफी ज्यादा रियल एस्टेट डेवलपर्स की डेफिनेटली इस बारी बजट से रहेंगी। इसी के साथ पहला सौदा में इतना ही। मार्केट्स आप देखिए एक सीमित दायरे में कारोबार करते हैं और मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में फिसल चुका है। सेंसेक्स निफ्टी बहुत ही फ्लैट और हल्के ही गेन्स पर इस समय कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का फायदा उठाने में अब तक भारतीय बाजार नाकाम। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आवाज IPL। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।